नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। और सबसे ज्यादा जो इस बार निगाहें टिकी हुई है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को लेकर के। तो विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अरब में चल रहे इस महासंग्राम की, जिसमें अमेरिका और इजराइल के हमलों से जो जंग का आगाज हुआ है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहर उसकी वजह से जल उठे, लेकिन ये जंग महज सुप्रीम लीडर और कमांडर्स के मारे जाने से खत्म होती नहीं दिख रही है, बल्कि अब ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि जंग लंबी चल सकती है। यानी अरब जगत अभी और भी बुरी तरीके से झुलसेगा, ये उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे ईरान के पलटवार की। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का ऐसा पलटवार किया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ईरान की मिसाइल्स, ड्रोन अरब देशों में आग बरसा रहे हैं। हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन तबाही आम लोगों को भी मुश्किलों में डाल रही है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल्स की बारिश से यूरोपीय देशों की प्रॉपर्टी तबाह हो रही है और अब वो भी लामबंदी की घोषणा कर रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार से दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम अब तक नहीं मिला है कि उसने आखिरकार वो 440 किलोग्राम यूरेनियम कहां रखा है, जिसके बारे में चर्चा जोरों शोरों पर हुई और जिसे लेकर के ये युद्ध शुरू हुआ। हालांकि यूरेनियम साइट्स पर हमले के बाद IAEA ने रेडिएशन लीक की चेतावनी जारी की है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित कर लिया था या नहीं। और अगर ईरान ने संवर्धन का प्रतिशत 90% पहुंचा दिया तो वो परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। यानी ये दुनिया के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी है। इस बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे मिडिल ईस्ट में आखिरकार ये हालात कब तक रहेंगे, ट्रंप के ऐलान के साथ साथ 4-5 हफ्ते तक रहेंगे या फिर ये बस 3 और 4 दिन में थम जाएगा। हालांकि ऐसी संभावनाएं बेहद शून्य के बराबर है। खबर आ रही है इस बीच कि तेहरान में इजराइल के भीषण हमले लगातार चल रहे हैं। सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग पर इस दौरान हमला कर दिया गया है। तो पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। इस दौरान तेहरान में इजराइल के भीषण हमले हुए हैं। सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया गया है। IIRB की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान यह हमला हुआ। बिल्डिंग के पास 2 धमाकों की खबर है और कल इसी चैनल को हाईजैक किया गया था। जरा ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हालांकि अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये किस तरीके से यहाँ विस्फोट के बाद की स्थिति है उसे जरा समझिए। देखिए, इस लाल घेरे के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कहां लाल घेरा लगा करके ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर विस्फोट के बाद हालात बेहद चिंताजनक हो गए। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं IIRB से जुड़ी हुई, तो ये वो चैनल है जिसे हाईजैक किया गया और नेतन्याहू की लाइव ब्रॉडकास्टिंग इसके माध्यम से दिखा दी गई। इसके माध्यम से नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित किया गया ईरान के अंदर और लोगों से अपील कर रहे हैं नेतन्याहू कि अब आप उतर करके सड़कों पर आ जाइए। हालांकि युद्ध के दौरान ये उनकी तीसरी अपील है। अमेरिका 2 बार अपील कर चुका है ईरान के लोगों से कि अब आपको सड़कों पर उतरना होगा। IIRB की ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हमला होता है और उसे हाईजैक कर लिया जाता है। इसी बीच एक और खबर आ रही है। खबर क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। ईरान से जंग के बीच में खबर यह है कि यूएस के नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ईरान के साथ जंग चल रही है, लेकिन अमेरिका की तैयारी अलग चल रही है। नेवादा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.3 तीव्रता के भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है एरिया 52। एरिया 52 को वैसे ये कहा जाता है, क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एरिया 52 वो जगह है जहां पर परमाणु परीक्षण अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं और वहां पर अगर नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं एरिया 52 में, तो जरा आप समझिए कि इस जंग की तैयारी के बीच में न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है परीक्षण करके, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब ये 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार तैयारियां क्या है। पहली खबर यह है कि बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरिए और ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें हमारा सहयोग दीजिए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक चैनल की बिल्डिंग पर हमला किया लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान और उसे हाईजैक किया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा भाषण ईरानी टीवी चैनल्स पर चलने लगता है। दूसरी खबर यह है कि यूएस ने एरिया 52 में नेवादा में कोई परीक्षण किया है, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। 100 से ज्यादा अपने आप में मायने रखता है। ये मैन मेड झटके थे, ये प्राकृतिक झटके नहीं है कि 100 से ज्यादा झटके एक बार में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एरिया 52 में
ये परमाणु परीक्षण करते हैं, इसलिए इन पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं। ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही है खबर, इसीलिए सवाल बढ़ा है कि क्या यूएस ने परमाणु परीक्षण शुरू कर दिया है। इस जंग के बीच में वो अपने आप को और पावरफुल रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसके पास परमाणु हथियारों की कमी है। सिप्री की रिपोर्ट ये बताती है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये सिर्फ 200 से 250 के बीच का अंतर है परमाणु हथियारों के पहले और दूसरे नंबर पर होने में। अब ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आसमान में जहां पर गड़गड़ाहट आप देखेंगे तो वहीं समुंदर में भी तैयारी चल रही है। जमीन हो, आसमान हो, समुंदर है, हर जगह इस तरीके से तैयारी की जा रही है कि कहीं पर भी ये कह पाना मुश्किल हो गया है कि वो तैयारी की कमी हो जाएगी। और तैयारियों की वजह से ही ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो एक लंबे समय से वहां पर लंगर डाला जा रहा था, वहां पर तैयारियां की जा रही थी, फारस की खाड़ी में तैयारियां की जा रही थी और उसका नतीजा भी ये देखने को मिला है। ईरान चीख चीख करके ये कहता रहा कि उसके पास इतनी मिसाइल्स है कि अगर उसने दागनी शुरू की तो वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा, अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा। हाँ, मिसाइल्स दागी गई हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाया गया है, यरूशलेम में भीषण हमले किए गए हैं। आयरन डोम कहीं ना कहीं इस दौरान निष्प्रभावी रहा है, प्रभावी नहीं रहा है और ये उसने 2025 में भी किया था। आयरन डोम को नुकसान पहुंचाया था, इस बार भी उसने आयरन डोम को नुकसान पहुंचाया है। अब खबर एक और आ रही है जंग के मैदान से। खबर ये है कि फारस की खाड़ी से आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। फारस की खाड़ी से ये लॉन्च की गई है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से आईसीबीएम लॉन्च की गई है, तो सीधा निशाना इस बार भी इजराइल ही रहने वाला है। ये परीक्षण भी बार बार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये फारस की खाड़ी से आईसीबीएम लॉन्च कर दी गई है। ओमान और फारस की खाड़ी जहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। इस दौरान मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद 136 ईरान इस्तेमाल कर रहा है और इसके माध्यम से इजराइल को न केवल नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि मिडिल ईस्ट में भी उसने तबाही ला रखी है। हर देश में वो यूएस नेवी कह करके वहां पर निशाना साधता है, लेकिन उसकी वजह से यूएस नेवी के साथ साथ उस जगह पर भी धमाके हो रहे हैं, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। यूएई की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, कतर की तरफ से बयान जारी किए जाते हैं, यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी लामबंदी की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि हमें अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। फ्रांस ने एक वक्त था कि ईरान को मना कर दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करने देगा अमेरिका को। ब्रिटेन ने यह कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन जैसे ही साइप्रस में ब्रिटिश प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, ब्रिटेन तिल मिलाया हुआ सीधे अमेरिका के लिए अपने एयरबेस खोलने के लिए, एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, इसका इस्तेमाल करो, इन्होंने जो किया है इसका सबक सिखाया जाएगा। यानी यूरोप की कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री और इसके साथ साथ वर्सेस ईरान। और अगर ईरान पर बाकी कंट्रियों ने पलटवार कर दिया तो ईरान की शक्ल और सूरत बदल दी जाएगी। इजराइल और अमेरिका तो वैसे उसकी शक्ल और सूरत बदलने में लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसी जगह हैं जहां से ये इशारे किए जा रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे अगर ईरान ने इस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। अब कौन कौन से मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। आपको बता दूं हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर सारांश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं और महेंद्र सिंह भी विदेश मामलों के जानकार। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर, सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, सबसे पहले सवाल वो 100 परमाणु झटकों 100 भूकंप के झटकों पर है कि 100 भूकंप के झटके अगर महसूस किए गए हैं तो ये सीधे सीधे मैनमेड है। एक बार में प्राकृतिक झटके तो इतने सारे हो नहीं सकते। एरिया 52 वो जगह जहां पर इनकी परमाणु साइट्स हैं, तो इस सब के बीच में इनको परमाणु हथियारों के परीक्षण की आवश्यकता क्या पड़ गई जब ये इतने सारे परमाणु हथियार ऑलरेडी रखते हैं? देखिए, आपने जवाब भी दे दिया। जरूरत नहीं है। आप नेवडा डेजर्ट जहां जो एरिया 52 हो रहा है, ये दुनिया के सबसे जियोलॉजिकली अनस्टेबल रीजन्स में से एक है।
वॉकर लेन है 625 किलोमीटर की, जिसमें कम से कम 1000 फॉल्ट लाइंस हैं। उसके बाद मतलब टोटल शेयर जोन है ये। यूका माउंटेन्स, अमरगोरा डेजर्ट, मतलब पूरा नेवडा डेजर्ट जियोलॉजिकली दिस थिंग। और वहां पे हर 5-6 साल में बड़े भूकंप आते हैं, और ये 4.34 के भूकंप आने वहां कोई आम कोई अजीब बात नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप वो उसके बारे में जियोलॉजिकल स्टडी कर लें तो आपको जो मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको आ जाएंगे। नॉट विस्टैंडिंग ये न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड टेस्टिंग भी हो सकती है, उससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, पर ये नेचुरल भी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। बिल्कुल सही है कि उनको नए परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। वो पिछले 70 साल से बहुत परीक्षण कर चुके हैं और सब कुछ उनके पास टेस्टेड है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही होती हैं, उसको और ज्यादा विध्वस्त कैसे बनाया जाए या और छोटे से छोटा कैसा बनाया जाए, तो उस डायरेक्शन में हो सकता प्रयोग हो। अभी कुछ नहीं कह सकते, खाली भूकंप के झटकों के बेस पे कि ये मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग ही थी, बिकॉज वो जियोलॉजिकली काफी अनस्टेबल रीजन है अदर थिंग। दूसरा आपका सवाल ये आईसीबीएम, आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट इट, कि वो आईसीबीएम को लॉन्च करना है, ये को उसके बारे में था कि वो हो गया है, अब क्या होगा। देखिए वो ठीक है, इजराइल भी जो ईरान जो कुछ है उसके पास वो अभी छोड़ रहा है, सर्वाइवल का गेम है रजीम के लिए, एंड सब कुछ करेगा। अब उस आईसीबीएम में है क्या, आईसीबीएम और के लिए कि वो इंटेंडेड टारगेट क्या है, क्या वो यूरोप के किसी देश में जा रहा है, बिकॉज इजराइल या गल्फ में जहां हमला कर रहा था वहां के लिए क्रूज मिसाइल्स काफी थी, तो अगर आईसीबीएम लॉन्च किया है उसने तो ऑब्वियसली कोई लॉन्ग रेंज टारगेट है। अब वो कहाँ जाता है, कब इंटरसेप्ट होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री से पता लग गया होगा अभी तक उनको कि इंटेंडेड टारगेट क्या है, एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू टेक इट ऑन। ऐसा नहीं है कि आईसीबीएम अनस्टॉपेबल होते हैं, सारा कुछ रोका जा सकता है अगर आपके पास सही तकनीक हो, जो यूएस इजराइल के पास है। इस ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त 2-3 है। एक, उनकी लीडरशिप कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। अभी उनके पूरी जो आर्मी है वो छोटी छोटी टुकड़ियों में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मोड में काम कर रही है। जैसे कल की रिपोर्ट थी कि 31 यूनिटें बना दी है, सब इंडिपेंडेंट टारगेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है। दूसरा, अभी यहाँ पे आएगा कि उनकी जो रेगुलर आर्मी जिसको आर्तेश बोलते हैं और आईआरजीसी, इनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट देखिए। आर्तेश ओल्ड इंपीरियल आर्मी है जो शाह ऑफ ईरान के टाइम थी, इनका इस्लामिक रजीम आने के बाद उसको डिसबैंड नहीं किया गया, उसकी इंपॉर्टेंस काम कर दी, काउंटर वोट के लिए आईआरजीसी खड़ी कर दी, पर आर्तेश फिर भी है और उसको जिम्मेवारी दे दी होमलैंड सिक्योरिटी की, और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी सारी आईआरजीसी के हाथ में इन्होंने दे दी। पर उसके पास आज भी टैंक है, हेलीकॉप्टर्स हैं, मतलब जो असला है। अगर अमेरिका और इजराइल को कुछ करना है, आई एम श्योर उन्होंने इस वक्त देश के अंदर कुछ ना कुछ मतलब खेल खेला होगा कि ऑलरेडी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी। कुछ लोग डिफेक्ट करना शुरू कर गए हैं, एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो एक जेन्युइन सिविल वॉर जो ईरान के अंदर कराना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है अगर आर्तिश और आईआरजीसी आमने सामने आ जाएं और इंटरनल इम्प्लोजन सिविल की तरफ से स्टार्ट हो जाए। और एंड आई अमेरिका एम की वेरी तरफ से इसे लेकर के हालांकि पहले बयान ये जारी किया गया कि हमें अगर जरूरत पड़ी तो मैदान पर उतर करके लड़ेंगे, लेकिन फिर ट्रंप रात के 10 बजे लगभग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार भी कर देते हैं कि अभी हम नहीं उतरेंगे, लेकिन हमारी जो तैयारी वो 4 से 5 हफ्ते की है। लेकिन मेजर सारांश, अगर ये 4 से 5 हफ्ते भी युद्ध चलता है तो क्या ये हर जगह फैला हुआ नजर आएगा? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो ये बताती है कि फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, वो भी कह रहे हैं कि हम भी लामबंदी करेंगे, अगर ईरान हमारे को नुकसान पहुंचा रहे तो हम भी उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मिडिल ईस्ट तो वैसे भी खफा है, दोहा की तरफ से यूएन से अपील कर दी गई है कि इंटरफेयर करिए, ये हमारे ऊपर इतने ज्यादा अटैक क्यों कर रहे हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरा नाम मेजर सरस है, सारांश नहीं जी। है, उसे करेक्ट कर लीजिए, सरस। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ सर। ओके। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया आपको, जो अगर इंटरनल डिफेक्ट्स हो रहे हैं, अगर वो इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो संभावना है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, जिसकी संभावना कम से कम जो मैं समझ देख पा रहा हूं या जो हिस्ट्री है इनकी, उसकी संभावनाएं काफी कम है। हालांकि इराक में वो सफल हुए थे, ईरान उतना आसान नहीं है। लेकिन जो
आसपास के देश है जहां पे अटैक हो रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने जो अपील की है उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो एक डिफंक्ट बॉडी है। अगर यूनाइटेड नेशंस अपना काम कर रहा होता तो यूएस इनके ऊपर अटैक ही नहीं करता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सारे रूल रेगुलेशंस को वायलेट करके ही कर रहा है। यही काम इन्होंने इराक में किया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थियरी क्रिएट की थी, एक पूरा ग्रुप बना था इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स का, और उसके बाद इराक में जहां जहां संभावना दिखी सब जगह खोद कर देख लिया, कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। उसके बाद इराक की पूरी सत्ता को, सरकार को इन्होंने पलट दिया, सारा पूरे कंट्री को तबाह कर दिया। तो ये नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है या वो बना रहा है इसलिए कर रहे हैं, आईसीबीएम बना रहा है क्योंकि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लागू कर देते हैं तो आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सारा जो गेम है अमेरिका का, ये पावर का गेम है, वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। और अगर आप पीछे की घटनाओं को देखिए तो इतना कोई प्रोवोकेटिव, जो ईरान की स्थिति पहले थी वही अभी भी थी, इतना कोई प्रोवोकेशन नहीं था कि अटैक किया जाए। तो जो कुछ हो रहा है उसके लिए मूलतः अमेरिका खुद जिम्मेवार है। और अगर जहां तक वार की बात है, कितने दिन चलेगा, ईरान की स्थिति कमजोर है ही है, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो आर्थिक शक्ति होनी चाहिए और दूसरी चीज मिलिट्री पावर होनी चाहिए। वो ईरान की दोनों, पहले आर्थिक शक्ति पहले ही कमजोर कर दी गई है, मिलिट्री पावर कहीं से सपोर्ट न मिलने के कारण ज्यादा दिन तो नहीं चलेगा। तो ईरान ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान पे जब तक फुट ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, यानी कि जब तक इजराइल या अमेरिका की इन्फेंट्री वहां आ करके नहीं खड़ी होती है, जो बहुत कठिन काम है, तब तक ये वहां पे अपना कुछ चला नहीं पाएंगे। हाँ, एक संभावना जो आपने भी व्यक्त की और लोग व्यक्त कर रहे हैं कि एक गृह युद्ध की स्थिति बने, जिसकी संभावना मेरी नजर में बहुत कम है, इसकी संभावना दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल सर, इसी बीच एक और जानकारी आ रही है कि ईरान में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह दावा किया है कि ईरान के गैराश रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये दावा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से किया गया है। ईरान के गैराश रीजन में ये भूकंप के झटके आए हैं, ये बताया जा रहा है। तो अब इन पर भी यही सवाल खड़ा होता है कि क्या इनकी तरफ से भी तैयारी की जा रही है, न्यूक्लियर अटैक की तैयारी की जा रही है, या फिर न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी की जा रही है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा। पंकज जी से मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ कि सर, अब क्या लगता है कि यही तैयारी यहाँ पर की जा रही है ईरान की तरफ से भी, क्योंकि ईरान में भी इसी तरीके से पहले तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से अगर ये तेज झटके महसूस किए गए हैं तो अपने आसपास की कंट्री से निपटने के लिए और साथ ही इजराइल से निपटने के लिए वो ऐसी कोई तैयारी चोरी छिपे कर सकता है? ऐसा कोई ईरान का तजुर्बा रहा है कि वो सबसे सब कुछ बचा करके, दुनिया की निगाहों से बच करके एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर ले जिसका उसने कभी प्रयास तक नहीं किया? देखिए, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है कि कोई झटके वटके वाली खबर भी सही है, क्योंकि देखिए, जब वॉर चलता है तो वॉर एक तो चलता है रण क्षेत्र में जहां सैनिक भिड़ रहे होते हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई तो हो नहीं रही है, मिसाइलों से वॉर हो रहा है। दूसरे लेवल का जो वॉर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर से आप पहले तो अपने दुश्मन को कमजोर करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो दुनिया भर को आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं और वो टूट रहे हैं, हमारा विपक्षी दल जो है टूट रहा है, कमजोर हो पड़ रहा है। ये जो खबरें आ रही है भूकंप की, इसकी देखिए अभी तक किसी न्यूज चैनल ने पुष्टि नहीं की है, और मीडिया में भी सर्च कर रहा था, लेकिन आपके अलावा अभी तक कोई बता नहीं रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं होगा। रही बात अमेरिकी हमले की, तो अमेरिकी हेजेमनी तो हम दुनिया देख रही है, जैसा कि हमारे एक और मेजर साहब पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। वो मास डिस्ट्रक्शन का बात करके इराक को तबाह कर दिया, इसी तरह से सीरिया को भी उसने तबाह किया, फिर अफगानिस्तान को तबाह। दरअसल सर, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दरअसल दावा किया गया है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि प्रोपेगेंडा खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि एक देश को कमजोर दिखा दिया जाए और एक देश को शक्तिशाली दिखा दिया जाए? देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो वॉर चल रहा है उसके तहत ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हाँ। और इसमें सरकारी तंत्र का सहारा लिया जाता है। जो आप बोल रही हैं सर्वे जहां अमेरिका से फैलाई गई, ये सामने आई है, तो ये फैलाई गई खबरें हो सकती हैं। अमेरिका देखिए किसी भी हद तक उतर सकता है, हालांकि सबसे शक्तिशाली देश है, वो सीधे आकर के युद्ध लड़ सकता है, लेकिन
वो अपना कम से कम नुकसान करेगा और ईरान को पूरी तरह बर्बाद करेगा। और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल और अमेरिका की जंग है, वो जंग यहाँ के लोगों के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये जो जंग लड़ी जा रही है खामेनेई और आईआरजीसी के खिलाफ लड़ी जा रही है। और आईआरजीसी को कमजोर करके ये लोग इस्लामिक सत्ता को, अमेरिका का देखिए मोटिव ये है कि आज से करीब 45-46 साल पहले 1979 में जब यूएस की जो तथाकथित यूएस के प्लांटेड जो शाह पहलवी हैं उन्हें हटा दिया गया था, उसके बाद इस्लामिक क्रांति आई, तब से अमेरिका जो है खार खाए बैठा है और हर मौका लगा देख रहा है कि किस तरीके से इसे ईरान को सबक सिखाया जाए। तो सीआईए की एक बड़ी रणनीति होती है, वो कान नाक को सीधे हाथ से नहीं पकड़ते, वो सर के पीछे से हाथ घुमा के पकड़ते हैं। तो लंबे सैंक्शंस वगैरह लगे, ईरान की आर्थिक स्थिति, उनके व्यापार को, सब चीज को कमजोर किया गया। आज की तारीख में जो ईरान की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे कमजोर है, महंगाई वहां चरम स्तर पर है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। ऐसा ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी का असर जो है इराक वॉर के बाद इराकियों पर पड़ा था। तो पहले आप एक देश को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर देते हैं, दूसरी तरफ ये ईरान में बहुत सारे लोग जो हैं, जो 40-45 साल की उम्र के, इवन जो युवा भी हैं, वो भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इस्लाम उनके ऊपर थोपा गया इस्लामिक क्रांति के द्वारा। न सिर्फ एक मजहब थोपा गया, बल्कि उनके पहनावे ओढ़ावे, खान पान और बाकी सारी सांस्कृतिक चीजों पर भी असर पड़ा है। तो ये चीज ईरानी लोग हजम नहीं कर पा रहे। और समय समय पर अगर आप न्यूज एजेंसी की खबरें देखें और सोशल मीडिया को देखें तो ईरानी लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हम तो जरथुश्त थे, जोरोस्ट्रियंस थे, हमारे ऊपर इस्लाम थोपा गया, हम लोगों को इस्लाम से नफरत है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और वो ईरान का पुराना झंडा जो कि ये जोरोस्ट्रियंस के समय था, उड़ता हुआ सूरज और शेर का जो सिंबल है, वो झंडे पर लेकर के दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस से जो है ये इस्लामिक क्रांति के जो दौर है ये खत्म हो और फिर हमारा पुराना दौर लौट कर क्या है। सर यही तो वजह है कि बहुत सारे लोग इसे सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आते हैं, कुर्द नाचते हुए उसे सेलिब्रेट करते हैं, महिलाएं हंसते हुए सेलिब्रेट करती हैं। यही तो वो वजह है कि वो नहीं चाहते कि जो इस्लामिक क्रांति के बाद बदलाव आया वो बदलाव हमेशा के लिए देश में रह जाए। महेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो समीकरण तो पूरे तरीके से बिगड़ गए हैं, लेकिन ओमान को भी ईरान की तरफ से बख्शा नहीं गया है, जबकि ओमान की तरफ से भी यही कहा गया तो हम तो शांति के पक्षधर थे, हम तो मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन हमें निशाना बना रहे हैं, यानी सीधे सीधे मध्यस्थता को निशाना बनाना। अब ये बातचीत की टेबल पर आकर के झुकने के लिए तो कोई देश तैयार नहीं होगा, लेकिन ईरान कब तक आखिरकार लड़ पाएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका के हमले से ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद जो ईरान की रणनीति दिखाई देती है वो साफ है कि वो अमेरिका के उन सभी 8 देशों में जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पे हमला करने की, और यही वजह है जिससे वो देश अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर दबाव डाल दे कि इस युद्ध को बंद किया जाए। तो ये साफ है कि ये रणनीति के तहत किया गया। दूसरी तरफ जो उम्मीद थी कि खामेनेई की, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि एक बड़े पलटवार की तैयारी की जा रही है, ईरान की तरफ से ये तैयारी की जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लॉन्चिंग का दावा कर दिया गया है। एक के बाद एक दावे तो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ईरान इजराइल को उसी तरीके से सबक सिखा पाएगा जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमले पलटवार कर रहा है? बड़े पलटवार की तैयारी है, ईरान ये कह रहा है, उसका कहना है कि हमने नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लॉन्च कर दी है, उनका ये भी दावा है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 में बड़े हमले की तैयारी वो कर रहे हैं, इजराइल और यूएस के बेस पर ये बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी बात है कि इजराइल और यूएस के बेस पर अभी भी हमले की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो ब्रिगेडियर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की लॉन्चिंग का ये दावा कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आगे आने वाले वक्त में, जरा तस्वीरें आ गई वो हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, कि ये दावा दरअसल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने नई तैयारियां कर ली है और अभी भी वो अमेरिकी बेस पर और ज्यादा हमले करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाएगा, यानी और ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट की कुछ और कंट्री को होगा। ब्रिगेडियर, मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है, अगर ये तैयारी उनकी तरफ से की गई है, तो क्या ये समझा जाए कि अब आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की और भी कंट्री को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है?
ऑब्वियसली ईरान कोशिश करेगा, जब उसने युद्ध का मोर्चा खोल ही दिया है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी वो एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के नीचे काम नहीं कर रहा, ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, इंडिपेंडेंट टारगेटिंग हो रही है, और जो कुछ भी है उसके पास, तो अभी तक उसने नॉर्मल क्रूज और दूसरी मिसाइल फेंकी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल बीच में 2-4 डाली थी। अभी शायद ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स और आईसीबीएम वगैरह इनका इस्तेमाल करेगा, रेंज बढ़ाएगा, हो सकता है यूरोप के कुछ और देशों को भी कॉन्फ्लिक्ट में लाए, पर एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब आप अपने खिलाफ एक एक्सेस खड़ा कर रहे हैं कि मतलब जैसा आप खुद बता रहे थे कि काफी लोग जो मदद थे अब वो खुल के इजराइल यूएस के समर्थन में आ गए हैं, तो आपने अपने खिलाफ एक पूरा गुट खड़ा कर लिया और एक कोलिजन खड़ा कर लिया आपके सामने। जहां तक यूएस इजराइल का सवाल है, दे वर होपिंग फॉर ए लीबियन रिस्पांस, कि जिस प्रकार लीबिया में उन्होंने आज से कुछ 2 दशक पहले सिर्फ बमबारी से रजीम चेंज कर दिया था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, अपना मुस्लिम ब्रदरहुड ने ना उन्होंने ही निकाल निकाल के गद्दाफी को घसीट के मतलब मार दिया। सो दे वर होपिंग कि समथिंग लाइक दैट यहाँ पे हो जाएगा, जो अभी तक नजर नहीं आता, बट आई एम श्योर दे हैव ए बैकअप प्लान। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक इंटरनल राइवलरी काफी है आरतेश और आईआरजीसी के बीच में, और यहाँ तक हालत है कि यस्टरडे सीनियर लीडरशिप को जो टारगेट किया है उन्होंने, इजराइल ईरान ने, यस्टरडे आईआरजीसी की कमांड एक ब्रिगेडियर जनरल ने उठाई है। दिस बेसिकली शोज दैट कंप्लीट टॉप लीडरशिप आईआरजीसी की खत्म कर दी गई है, और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त एडवाइस के लिए आर्तेश के जो जो उनकी रेगुलर आर्मी है, जी। जो इतनी आइडियोलॉजिकल नहीं है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सो आने वाले ब्रिगेडियर समय में तैयारी तो यही थी अमेरिका की कि सबसे पहले हम टॉप लीडर को उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन मेजर एक तैयारी ईरान की तरफ से भी की गई थी। जब शुरुआती तौर पर ये बातचीत की टेबल सज रही थी, ये खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से दरअसल कि ईरान में सबको, टॉप लीडर को ये बता दिया गया है, उनकी तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारे बाद कौन रहेगा, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बाद कौन रहेंगे, और कैसे छोटी छोटी टुकड़ियों में आपने हमला करना है। अगर आपको आदेश देने के लिए कोई नहीं है तो आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और खुद से जाकर के हमला करना है। अब मेजर ये वही स्थिति है कि लीडरशिप खत्म हो चुकी है और जो भी नया लीडर बन रहा है उसे भी मारा जा रहा है, तो ये टुकड़ियां खुद डिसाइड कर रही हैं दरअसल कि उन्हें किस तरीके से हमला करना है, और इसी वजह से वो या तो यूएस बेस को निशाना बनाने की जगह किसी 5 सितारा होटल को निशाना बना देते हैं, किसी बिल्डिंग को निशाना बना देते हैं, ये इसी वजह से। नहीं, देखिए, निशाना बनाने का कारण तो ये भी हो सकता है निशाना सही जगह न जा रहा हो, वो तो एक संभावना वो भी होती है। दूसरा, शुरुआत में जब ईरान ने अटैक किया था तो उसने स्पष्ट भी कर दिया था कि हम किसी सिविलियन टारगेट को नहीं लेंगे, जहां जहां यूएस बेस है हम यूएस बेस को ही टारगेट करेंगे। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है और जानबूझकर भी किया गया हो सकता है, क्योंकि डिस्परेशन में ऐसा संभव है। क्योंकि देखिए, वार में फिर कोई मॉरलिटी नहीं रहती। अमेरिका ने कहाँ मॉरलिटी दिखाई, उनकी 130 लड़कियों को मार दिया स्कूल में। तो अब या तो ये डेलिबरेट था, अगर वो मानते हैं कि डेलिबरेट नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, और अगर डेलिबरेट था तो दिस इज वायलेशन ऑफ द वार रूल्स। तो सिविलियन टारगेट को तो उन्होंने भी टारगेट किया ना, तो वो भी कर सकते, हो सकता है ईरान ने इसलिए किया हो क्योंकि उनके सिविलियन टारगेट को टारगेट किया गया। एक चीज, दूसरी चीज जो ये आईसीबीएम वाली बात कर रही है, मुझे डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग ऑन दिस इंक्लूडिंग बुक्स। तो उसमें मेरी जानकारी में ईरान के पास तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अधिक से अधिक इनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, क्योंकि आईसीबीएम की रेंज तो कहीं भी 8000 किलोमीटर से अधिक की होती है, जो स्टैंडर्ड्स हैं। आमतौर पे जैसे रूस है, अमेरिका है, 12,000 किलोमीटर की आईसीबीएम होती है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल फायर की होगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कहाँ से आया है, ये एग्जैक्टली ईरान के लोगों ने कहा, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हमने आईसीबीएम फायर किया है, या ये उन्होंने नहीं कहा, लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ईरान ने न कभी दावा किया और मेरी जानकारी में उनके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आईसीबीएम नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अगर आईसीबीएम होगी तो यूएस तक हिट कर सकते हैं वो, क्योंकि वो वैसे भी मिडिल ईस्ट में है, वहां से ज्यादा दूरियां नहीं, चाहे अटलांटिक ओशन को पार करके जाए, चाहे वो पैसिफिक ओशन को पार करके जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब जो आपने एक प्रश्न ये किया कि जो छोटी छोटी टुकड़ियों से आक्रमण हो रहा है, इस बात की संभावना हो सकती है। सक्सेशन प्लान तो
हर जगह होता है, आर्मी में भी होता है कि अगर मान लीजिए कमांडर की डेथ होती है इस लेवल की तो कौन टेक ओवर करेगा। और क्योंकि ये वार है तो इसमें सारी की सारी लीडरशिप तो जो है वो बेसिकली मिलिट्री के पास है, तो सक्सेशन उसका बिल्कुल क्लियर होता है। ईरान में ही नहीं, हर आर्मी में होता है कि अगर इस कमांडर की डेथ होती है तो कौन टेक ओवर करेगा, इसकी डेथ होती है तो कौन टेक ओवर करेगा। ठीक। तो वो उस हिसाब से चल रहा है और बिल्कुल, वो बहुत एज पर जरूरी प्लान होता है ही कि है। अगर एक टॉप लीडर खत्म हो गई है तो उसकी जगह आकर के कौन बैठेगा ये पहले से तय करना होता है। इस तरीके की जो स्थितियां बनती है उसमें खबर एक और आ रही है कि अमेरिका ने ईरान में बॉम्बर से अटैक कर दिया है। इसमें बताया ये गया है कि B-1 बॉम्बर से बमबारी की गई है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यह हमला किया गया है। IAEA की तरफ से भी ये बताया गया था कि 7 जगहों से रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसे में जानकारी यह है कि बॉम्बर B-1 का इस्तेमाल कर लिया गया है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर उससे अटैक कर दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी है। इसका इस्तेमाल भी कर लिया गया है। इन सब के बीच में तैयारियां भी नजर आती है कि क्या तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से। अब B-1 बॉम्बर का अगर इस्तेमाल इस दौरान किया गया है तो B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल इसके पहले भी 2025 में किया गया था। इन सब के बीच में ब्रिगेडियर आपसे एक और सवाल बनता है मेरा कि B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल यानी नतांज, फोर्ड, इस्फहान पहले ही नुकसान पहुंचाए गए थे 2025 में। अगर B-1 का इस्तेमाल फिर से किया गया है तो IAEA कह रहा है कि इससे 7 जगह ऐसी हैं, न्यूक्लियर प्लांट ऐसे हैं जहां से रेडिएशन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो B-1 ने क्या फिर से नतांज को निशाना बना लिया होगा? देखिए, नेचुरली इजराइल और अमेरिका मिलके अभी ईरान की जो सबसे वनरेबिलिटी है कि एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, एयर फोर्स नाम की नहीं है, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। पिछली बार जो जून की आप बात कर रहे हैं, जून में अमेरिका से उड़ के ये B-2 बॉम्बर आए थे और तब हमला किया था। अब वो अमेरिका से नहीं आ रहे हैं, अब एक सॉटी थी वो खाली, अभी पीड सॉटी होंगी। नो, B-2 बॉम्बर का है, इट्स ए स्टेल्थ बॉम्बर। स्टेल्थ बॉम्बर वो डिटेक्ट नहीं होता। वैसे भी अभी ईरान के पास कोई एयर डिफेंस बचा नहीं है, एंड इट कैन ड्रॉप वेरी हैवी प्रोजेक्टाइल, बड़ा बम जो बंकर बस्टिंग, जो जमीन से 100, 150, 200 फुट नीचे जाके फटते हैं। तो और आमतौर पे परमाणु जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या उसकी जो फैसिलिटीज होती हैं जमीन के काफी नीचे होती हैं। सो यू रिक्वायर दिस बिग बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जो अंदर जाके फटे और उसको नुकसान पहुंचाए, और वो भी एक से नहीं, कंटिन्यूस, लगातार। तो ये आप चलता रहेगा। जहां भी इन्होंने बड़े बड़े सीलोज बनाए हैं, इवन उनकी मिसाइल साइट्स भी इन सीलों में हैं। सो ये B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा और अभी और होगा, बढ़ेगा। जी। मतलब ये अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा। दे डोंट वांट कि वो कहीं से भी उनको एक सीलो का मुंह खुलता दिखता है, हाँ। उन्होंने लॉन्च करनी मिसाइल, वो आके अपने हवाई जहाजों से एकदम घुस जाएंगे उसमें और उसको तहस नहस बिल्कुल, कर ये बात देगा। तो तय है कि जब तक उन पर हमले होते रहेंगे उनके रुकने का भी कोई सवाल खैर नहीं उठता है। लेकिन महेंद्र जी जरा ये बताइएगा कि अगर मिडिल ईस्ट के समीकरण की बात की जाए तो ओमान तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ इस पूरे दौरान खड़ा हुआ था कि शांति वार्ता पर हम बातचीत करवा देते हैं, आप कर लीजिए। जिनेवा में 2-2 दौर की बातचीत होती है, उसके पहले भी ओमान में ही 1 दौर की बातचीत हुई थी। तो क्या मिडिल ईस्ट में समीकरण कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट के सारे देश एक तरफ हो जाएंगे और जो ईरान है वो अकेला पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, ईरान को खुद या जो शांति में वार्ता में जो लोग जुड़े हुए थे, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इजराइल और अमेरिका ईरान पे आक्रमण कर देंगे, क्योंकि वार्ता में ऐसा कोई गतिरोध नहीं आया था। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी जो ईरान के जो परमाणु जो इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उसके पास जो है इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की थी। और करीब 10 दिन 15 दिन पहले ईरान ने भी जो IRGC है, उसने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सहित कई जगहों पे सैन्य अभ्यास किया था। तो ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि ये शांति वार्ता एक समय जो है बस ले रही है। इससे कुछ बहुत एक सॉलिड जो है कुछ भी सॉल्यूशन नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। और जिस प्रकार से ट्रंप और नेतन्याहू के बयान आ रहे थे, ये साफ था कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में कहें या इजराइल के पक्ष में जाते हुए ईरान पे रिजीम चेंज की कोशिश करेगा, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ,
ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है उनके सुप्रीम जो है लीडर को और टॉप उनके बिल्कुल किसी ने नहीं डिफेंस सोचा मिनिस्टर था को ये। टॉप लीडरशिप को हाँ। एलिमिनेट कर लिया जाएगा। इतने सटीक जानकारी इजराइल के पास और अमेरिका के पास है उनके लोकेशन की। उसके बाद जिस प्रकार से जो इंटरिम काउंसिल जो है, जो इस समय आप कहें उनका नेतृत्व कर रही है, और जिस तरीके से IRGC जो है वो तमाम जो जवाबी कार्रवाई जो ईरान की तरफ से की जा रही है, उसकी उम्मीद भी अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि ये जल्द से जल्द ऐसा करने में, वो रिजीम चेंज करने में सफल होंगे, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये युद्ध जिस प्रकार से लंबा खिंचता जा रहा है, इस युद्ध में मुझे लगता है कि रूस और चीन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, इस निश्चित रूप पूरे से युद्ध के चीन जो दौरान जो है ईरान उसने और मिडिल ईरान ईस्ट के के बीच के साथ समीकरण बदले हैं, पंकज जी मैं आपसे चाहूंगी कि आप उसमें बताइएगा कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है, क्योंकि जब जब इस तरीके से युद्ध की शुरुआत होती है और अगर ये धड़े बटे हुए हैं कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री एक तरफ चली गई है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है नेटो कंट्रीज की तरफ से, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तरफ से कि हम भी खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? लेकिन ये खबर एक और बता दें आपको कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने एक बड़ा हमला किया है और ये हमला किया गया किंग फहद कॉजवे ब्रिज पर। यह अटैक किया गया है सऊदी बहरीन लिंक पुल पर, यह हमला किया गया है ड्रोन स्ट्राइक के बाद। वहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है और ये 25 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। उस पूरे पुल को ध्वस्त कर दिया गया है ड्रोन स्ट्राइक के माध्यम से। तो पंकज जी वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते तो यहाँ पर सऊदी और ईरान के हमने नहीं देखे हैं, लेकिन बहरीन में भी जगह जगह पर अगर निशाना बनाया जा रहा है तो क्या ये बस शुरुआत है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान रह जाएगा, बाकी दूसरी तरफ दूसरी कंट्री हो जाएंगी, अब कोई ईरान के साथ खड़ा होगा। रशिया और चाइना लगातार उनके समर्थन में बयान भी दे रहे हैं, साउथ और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बयान नजर आ रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला ये कि कुछ कंट्री एक तरफ है ईरान के साथ, कुछ कंट्री एक तरफ है अमेरिका और इजराइल के साथ, और वो अमेरिका इजराइल से ज्यादा वो अपनी सुरक्षा में एक तरफ है? देखिए, ईरान अलग थलग पड़ गया है मिडिल ईस्ट में, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिस बेवकूफी वाली हरकत से उसने दूसरे देशों पर, दूसरे जो खाड़ी के देश है वहां बमबारी की है, चाहे आप डेस्परेशन कहिए या फिर ये कहिए कि भाई युद्ध में बहुत जल्दी पता नहीं लगता है कि मिसाइल ईरान ने फेंकी है या इसराइल ने फेंकी है। शायद ईरान का कैलकुलेशन ये रहा हो कि हम खाड़ी देशों पर, बाकी के देशों पर जब हम बम फेंकेंगे उन्हें लगेगा इसराइल ने हमला किया है और वो ईरान के साथ आके खड़े हो जाएंगे। शायद ये एक समीकरण हो सकता है। लेकिन जो आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कह रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी कहना वाकई बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी प्रैक्टिकली 3 देश हैं, ईरान एक तरफ है, इजराइल और अमेरिका एक तरफ है। दूसरी तरफ नाटो देशों ने अभी ऐलान किया है, ब्रिटेन ने अभी ऐलान किया है कि अगर हमारे जो बेसेस हैं उसके ऊपर कुछ होता है तो हम डिफेंसिव अटैक करेंगे, मतलब हम अमेरिका का साथ देते हुए ईरान पर हमला नहीं करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है। और दूसरी तरफ जो चीन की आप बात कर रही हैं, चीन, क्योंकि मैं चीन में 8 वर्षों तक रहकर वहां के सरकारी रेडियो में बतौर पत्रकार काम कर चुका हूं, इसलिए चीनियों को मैं थोड़ा अच्छी तरह से जानता हूं। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि चीन सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से इस जंग में अपने हाथ नहीं जलाएगा। अभी तक जो हथियार चीन ने दिए ईरान को या फिर दूसरे देशों को, वो उसके हथियार भी बड़े सब स्टैंडर्ड टाइप के हैं, मतलब मिसफायर हो जाता है, समय पर ट्रिगर नहीं दबता है, समय पर वो फायर नहीं करते, इग्नाइट नहीं होते। तो ये सारी दिक्कतें हैं भी चीन के साथ। हाँ। जी, अभी भी यही हुआ है। और जी, तो अभी चीन जो है अगर कुछ बयानबाजी कर भी रहा है तो बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं आएगी, क्योंकि चीन अंदर से, अमेरिका ने उसके ऊपर भी बहुत सारे, वो उसके साथ ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका का, और दूसरे वर्ल्ड इकोनॉमी अभी धीमी पड़ गई है। और चीन का जो है ना वो 30% तो रियल एस्टेट था जो बबल फूट चुका है, उसके बाद 30% जीडीपी, और उसके बाद उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है करीब 60% हिस्सा एक्सपोर्ट पर चलता है। बचा 10% हिस्सा वो टूरिज्म ले लीजिए और बाकी सारे सेक्टर्स ले लीजिए आप। तो जो उसका एक्सपोर्ट सेक्टर और ये रियल एस्टेट है, दोनों बर्स्ट कर चुका है। वहां पर आर्थिक हालत अंदरूनी तौर पर इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि जो वहां के, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, जो अमीर लोग हैं वो भी लग्जरी आइटम पर बिल्कुल पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा बचा के रख रहे हैं। वो पैसे वो यूएस में ट्रांसफर करके परिवार के साथ यूएस भाग जा रहे हैं, अमेरिका, ये चाइना में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में चीन अंदरूनी तौर पर उलझा हुआ है। चीन एक और आग को अपने घर में नहीं लाना चाहेगा इस जंग में शामिल होकर के, ठीक है। और ईरान जो है वो
आने वाले समय में भी अकेले ही ये जंग लड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब वैसे ही उसके खिलाफ है, टर्की उसका साथ देने वाला नहीं है इस समय, क्योंकि टर्की खुद चीन जैसी हालत में उलझा हुआ है। और शिया और सुन्नी देशों का जो लड़ाई है, सऊदी अरब सुन्नी है और ईरान शिया देश शिया है। है। और ये दोनों ही देश जो है मुस्लिम देश, जितनी भी मुस्लिम दुनिया है उसके सरबरा बनना चाह रहे हैं, उसके खलीफा बनना चाह रहे हैं। अब सऊदी अरब पर अमेरिका का वरद हस्त है, तो सऊदी अरब मजबूत स्थिति में है। और ये हमला अमेरिका ने, बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, कि अमेरिका ने जो हमला किया है सऊदी अरब के दबाव में किया है, वरना ये सर अमेरिका वॉशिंगटन डिप्लोमेटिक पोस्ट ने ये दावा किया कर रहा था। पंकज जी, ये पूरा दावा वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ही हुआ था कि सऊदी अरब की तरफ से ये प्रेशर बनाया गया था, हालांकि ट्रंप इसके पक्ष में नहीं थे। अब इसी बीच एक और जानकारी ये आ रही है कि जंग से दुनिया पर तेल का संकट अब गहराना शुरू हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से दरअसल ये दावा कर दिया गया है कि जापान में महज 254 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। तो जंग से दुनिया पर तेल संकट के बादल पहले ही छाए हुए थे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है और बंद होने की बात कही भी जा रही है, तो ऐसे में संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ये संकट और बढ़ेगा। जापान सबसे पहला देश है जिसने सामने आकर के ये बता दिया है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 254 दिन का तेल रह गया है। अब जरा ये बताइएगा महेंद्र जी, अगर ऐसा होता है कि 254 दिन का तेल रह गया है, तो ये अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है, सबसे ज्यादा असर तो इन्हीं कंट्रीज पर, एशियन कंट्रीज पर पड़ने वाला है। अब देखिए, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये पूछ लिया गया है एविएशन से कि आखिरकार आपके पास कितना तेल है, कितना आपने रिजर्व रखा हुआ है, कितनी ऊर्जा खपत है, वो तमाम लिस्ट मंगवा ली गई है। तो अब फोकस तो इस पर भी हो गया कि 45% गैस के दाम बढ़ गए हैं और यहाँ पर 254 दिन जापान कह रहा है कि हमारे पास तेल बच गया है। बस देखिए, निश्चित रूप से, और क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद होने से तमाम एशिया के देश और साउथ ईस्ट एशिया के देश प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि उससे करीब 20% विश्व का जो है तेल उसी के रास्ते आता है। हाँ, जहां तक भारत का प्रश्न है, निश्चित रूप से हम ईरान से तेल का व्यापार फिलहाल नहीं कर रहे हैं, और हम ऐसे में जो हम रूस से जो तेल लेते हैं वो काफी जो है निर्णायक साबित होगा। लेकिन जहां तक तेल के दामों में वृद्धि है, जो 60 से $70 प्रति बैरल थे, वो अभी 100 के ऊपर जाने की उसकी संभावना है। तो ऐसे में ये साफ है कि फिर से विश्व के ऊपर अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो एक आर्थिक मंदी के बादल छाने वाले हैं, क्योंकि सारी जो सभी खासकर एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है उनकी जो है एनर्जी सिक्योरिटी स्टेक पे है इस युद्ध से। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है कि अगर ये बंद होता है तो, क्योंकि हमारा भी जो ऑयल है जो बाकी देशों से आता है वो इसी रास्ते आता है, तो ऐसे में भारत के लिए भी चिंता का विषय है और तमाम जो है एशिया के देशों के लिए चिंता का विषय। चीन का तो 30% जो है वो ऑयल ईरान से आता है। तो ऐसे में मुझे लगता है, और चीन के साथ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, चीन के साथ 2021 में 25 साल की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की ट्रीटी ईरान के ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चीन की आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हालांकि चीन खुलकर सैन्य समर्थन नहीं ईरान को देगा, लेकिन चीन की तरफ से कोशिश होगी कि किस प्रकार से इस युद्ध का जो है समाधान निकाला जाए, क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति भी जो है प्रभावित होगी, और ईरान जो है वो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके केंद्र में है ईरान। तो ऐसे में वो एकदम से ईरान को सीरिया जैसी या इराक जैसी तबाही की तरफ नहीं जाने देना चाहेगा चीन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ग्लोबली आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ये बहुत पहले से तय था। लेकिन ब्रिगेडियर राजन, कहीं ये जो जंग की आग मिडिल ईस्ट में सुलगी हुई है, क्या वो एशियन कंट्री तक भी आ सकती है? क्योंकि ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह दावा किया गया कि साथ दिया जा रहा है अमेरिका का, एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान उसे करने दे रहा है और हम इस मामले में पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की है वो एशियन कंट्रीज तक भी आ जाएगी इस दौरान? अगर एशियन कंट्री से अगर आप देखो, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी फैल चुकी है, एडिशनल यूरोप में थोड़ी और फैल सकती है, बिकॉज जहां तक ईरान की रेंज है, पाकिस्तान उसके बिल्कुल पड़ोस में है। अगर ईरान का जो अभी शक है खाली कि उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और ऑलरेडी वो ऑटोनोमस मोड में काम कर रहे हैं, सो आई वुड बी सरप्राइज कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है आज ही
कुछ मिसाइल, कुछ ड्रोन, पेशावर, कराची, इनका भी रुख कर ले। हमें से मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे तक ये आग नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान तक पहुंचने का काफी चांसेस हैं, एंड ये काफी जल्दी हो सकता है जैसे स्टेटमेंट आ रही हैं। एंड मतलब आदित्य, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मतलब स्थिति होगी कि ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है, भारत के साथ उसका आपको पता है ऑन गोइंग पॉज पे चल रहा है सिंदूर, और अब ईरान ने भी हमला कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। एंड सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ पे बलूचियों के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है, बिकॉज आधा बलूचिस्तान ईरान में भी है। सो दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बलूच नाउ, कि अगर वो ईरानियन कुछ हमला करते हैं, वो अपना एक्शन पाकिस्तान के साथ खोल दें और उधर ईरान वाले बलूचिस्तान को भी आजाद कर लें, जो ग्रेटर बलूचिस्तान वो जो बनाना चाहते हैं, मौका यही है। अगर वो करना चाहे तो यही मौका है उनके लिए, ये ग्रेटर एक खुली बलूचिस्तान का। अपॉर्चुनिटी है। एक खबर ये भी बिल्कुल। कि हमलों में आईआरजीसी के 5 सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल के हमलों में ये 5 सैनिक मारे गए हैं, एयरफोर्स और नेवी के 5 जवान मारे गए हैं। आईआरजीसी ने हालांकि ये कह भी दिया है। अब कहां पर यह अटैक हुआ है वो आपको बताते हैं। हमले में आईआरजीसी के 5 सैनिकों की मौत हुई है, और इस दौरान आईआरजीसी का यह बयान है कि इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं। एयरफोर्स और नेवी से जुड़े हुए थे वो 5 सैनिक, ये बताया गया है। आईआरजीसी की तरफ से उनका कहना है कि बुशहर में हुए अटैक के दौरान हमारे ये जवान मारे गए हैं। अब ये एक बड़ी बात है कि इतना बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आईआरजीसी इसे कम से कम स्वीकार कर रहा है मेजर। और अगर वो स्वीकार कर रहा है तो क्या वो अपनी शक्ति के बारे में दूसरे देशों के सामने अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर रहा है? क्योंकि कोई भी देश ये जल्दी से स्वीकार नहीं करता कि उसके यहाँ पर कितने जवान मारे गए, कितने नागरिक मारे गए हैं। लेकिन आईआरजीसी खुद अगर ये कह रहा है 5 जवान मारे गए हैं, तो पहले तो ये संख्या ज्यादा होगी। दूसरा, वो अपनी स्थिति को क्या इतना स्पष्ट तरीके से रखेगा ताकि उसका इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका कर सके? मेजर या देखिए, पहले तो आईआरजीसी से आ रही है। हाँ, ठीक है। आईआरजीसी से आ रही हैं। ठीक है। उनकी, जिसका मैंने बताया था, रेगुलर आर्मी आर्टिस्ट जो भी इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, इस जंग में, हालांकि वो डिफेंसिव रोल में है, बट दे हैव द एयर डिफेंस में है, एयरफोर्स में काफी ज्यादा, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। एंड जितनी भी स्टेटमेंट अभी तक आई हैं आईआरजीसी में, और आईआरजीसी में सीनियर लीडरशिप नाम की भी नहीं बची, मतलब एकदम उन्होंने एलिमिनेट कर दी इजराइल। तो उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर 5 मार रहे हैं तो संख्या काफी ज्यादा होगी। और इजराइल भी ज्यादा कंसंट्रेट सिर्फ आईआरजीसी पे कर रहा है, उनकी कन्वेंशनल आर्मी पे उतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा है आदित्य। तो मतलब आप इस गेम प्लान को भी समझिए कि इजराइल भी नीति के साथ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये बड़ी बात कही है। और यही मैं सवाल एक बार फिर से मेजर सरस से भी पूछना चाहूंगी कि ट्रंप कह रहे हैं हमारी तैयारी बहुत बड़ी है, यानी ये जो आंकड़े हैं वो अभी और ज्यादा बढ़ेंगे, और ये जो युद्ध के दिन वो 4 से 5 हफ्ते कह रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे क्या? और ये भी कहा जाता है कि बहुत लंबे वक्त तक युद्ध करने की स्थिति में अमेरिकी सैनिक नहीं रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? अमेरिका के पास तो शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं, वो युद्ध लड़ सकता है, उसके पास आर्थिक शक्ति है, मिलिट्री पावर है, नेवी बहुत मजबूत, सब कुछ है, एयरफोर्स इतनी मजबूत है, इंटरसेप्टर्स है, दे कैन फाइट द वॉर। सवाल इस तरह आएगा कि ईरान इतना सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और आपने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या अमेरिकी सैनिक कितना सस्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राउंड पे तो अमेरिकी सैनिक इतना सस्टेन कभी नहीं करते, लेकिन अभी टेक्नोलॉजिकल वार है, तो टेक्नोलॉजिकल वार में वो शिप से लड़ रहे हैं, अब जहाँ उनके बेसेस है वहां से लड़ रहे हैं, टेक ऑफ दूसरी जगह से हो रहा है। कठिनाई तब होती है अमेरिकी सोल्जर्स को ग्राउंड, जैसे अफगानिस्तान में जब ग्राउंड होता है तब वो उनको बहुत परेशानी होती है, बिकॉज़ दे कुड नॉट फेस दी तालिबान्स। और परिणाम ये हुआ कि लगभग इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वहां से उन्हें भागना पड़ा। यही स्थिति उनकी वियतनाम में हुई थी। तो जब इन्फेंट्री सोल्जर आता है ग्राउंड, तो अमेरिका की बहुत परेशानी आती है। तो वो अमेरिका, इसलिए इस बार मेरा मान है कि अमेरिकन सोल्जर्स ईरान की धरती पर नहीं आएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि
जो अंदर ईरान के जो फोर्सेस हैं उनको सर, बांट दिया आपकी जाए, आपस में आवाज लड़ाई में हो। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, नेटवर्क शायद स्लो हो रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पंकज जी, मेरा आपसे भी एक सवाल ये रहेगा कि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ विशेष उड़ानों की बात कही जा रही है ताकि जो लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं उन्हें घर वापस लाया जा सके। इस तरीके की उड़ानें पहले भी हमने कई बार देखी है और इस बार भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये सुरक्षित रहेगा? देखिए, सुरक्षित तो नहीं रहेगा, लेकिन मोदी सरकार हमेशा से अपने विदेशों में ऐसे मौकों पर फंसे हुए लोगों को निकालने में अहम भूमिका निभाती रही है और वो निकालती आई है। तो कोई ना कोई रास्ता ये लोग, चाहे लैंड रूट से, जहां पर हवाई मार्ग सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां पर लैंड रूट से भारत सरकार अपने भारतीयों को वहां से निकालेगी और लेकर के यहाँ पर आएगी। खासकर 90 लाख भारतीय बताए जा रहे हैं पूरे गल्फ रीजन में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ज्वलंत सिचुएशन है वो मुझे ईरान में ही लग रही है। अब ईरान से कैसे निकाल के लाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि समंदर में यूएस शिप्स हैं और हवाई मार्ग पर आपका इजराइल और इससे अमेरिका से अटैक किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन मोदी सरकार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी जिससे हमारे फंसे हुए भारतीय लोगों को वहां से वापस निकाला जा पूरी सके। एक स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिरकार अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और उससे निपटना ईरान के लिए कितना मुश्किल रहेगा और आगे आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में समीकरण और किस तरीके से बदलेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।